Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So in today's session we will going to discuss about one of the most important part of the cell unit, that is cell division, cell cycle. This is a very important unit. बहुत सारे questions आपको इस unit से मिलेंगे, cell cycle से माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, सारे cell के phases हम cell cycle के phases आज हम discuss करेंगे इस वीडियो में. So get ready for this video, cell cycle and cell division part 1. Are you aware that all organisms, even the largest, start their lives from a single cell? जो इवोल्यूशन हुआ है यूकैरियोटिक सेल का, मल्टी सेलुलर सेल का, वो कैसे हुआ है? फ्रॉम यूनिसेलुलर सेल, सिंगल सेल से ही सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं. तो ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू सेल डिवीजन. You may wonder how a single cell then goes on to form a such large organism. We all know that cell पढ़ चुके हैं हम पूरा डिटेल में. That is, cell is the fundamental unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो किसका बना हुआ है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि सेल जो है वो क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है. सेल ही है जिससे पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो फ्लोरा हो, फौना हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, ये सब जो भी हैं ऑर्गेनिज्म जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं. सेल की डिस्कवरी करने वाले रॉबर्ट हुक. ठीक है, हमने सब डिटेल में पढ़ रखा है सेल के बारे में, सेल के पार्ट्स के बारे में. ओके, तो सेल से क्या बनता है? कलेक्टिवली बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन. ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके क्या बनाते हैं? एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ठीक है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. जैसे अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं. पर ये जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो बन किससे रहा है? वो सेल से बन रहा है. दैट्स व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इट. सो हाउ इट पॉसिबल दैट एक सेल से, दैट फ्रॉम अ सिंगल सेल होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है? कैसे पॉसिबल है ये? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन. दीज सेल्स, हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी. सेल थ्योरी में मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था रडल्फ वर्च्यू ने 1855 में. इन्होंने क्या बोला था कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओमनिस सेलुला ए सेलुला बताया है मैंने आपको. तो एक ही सेल है जो डिवाइड कर रही है और उससे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं. सो द आंसर ऑफ दिस इज सेल डिवीजन. तो आज हम सेल डिवीजन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे. कैसे सेल डिवीजन होता है, कैसे एक सेल डिवाइड करती है, क्या क्या फेजेस होते हैं सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में. ओके, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इंपॉर्टेंस क्या है सेल की, सेल डिवीजन की? सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. वी विल सी लेटर ऑन. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होगी. ग्रोथ इज अ क्राइटेरिया, इज वन ऑफ द क्राइटेरिया विच जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग. या सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो ऐसी क्राइटेरिया हैं जिनसे हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है. सेल्स हैं जो ग्रोथ कर रही हैं, सेल्स ही तो है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. And all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells. क्या कह रहे हैं? पेरेंट सेल होगी, एक पेरेंट सेल होगी जो डिवाइड करेगी और डॉटर सेल्स बनाएगी. क्या बनाएगी? डॉटर सेल्स बनाएगी, प्रोजेनिंग्स बनाएंगी. ठीक है, तो सेल्स कीप्स ऑन डिवाइडिंग. सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे ईस्ट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमंस हो, सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, अपना डिवाइड कर रहे हैं फॉर ग्रोथ, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ये सारी प्रोसेस क्या हो रही है? जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है ये हो रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड. जब भी ये डिवाइड करेंगी सो कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? दो डॉटर सेल्स बनेंगे. ठीक है, अब वो डॉटर सेल्स, अब ये डिपेंड करेगा कि जो डिवीजन हो रहा है वो किस टाइप का डिवीजन हो रहा है. एमाइटोसिस हो रही है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, या मियोसिस डिवीजन हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है. ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब माइटोसिस होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में कितने जाएंगे. ओके, सो दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड.
giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cells and its progeny. ओके सो जो डॉटर सेल्स बन रही हैं वो किससे बन रही हैं? पेरेंट सेल से बन रही हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन. इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ मिलियंस ऑफ सेल्स. तो कि जो सेल डिवाइड कर रही है, कीप ऑन डिवाइडिंग हो रही है, जिसके वजह से एक मिलियंस ऑफ सेल्स क्या बन जा रहे हैं? ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है. दैट्स व्हाई द सेल, द पर्टिकुलर सेल इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक. बिल्डिंग ब्लॉक है. लाइक एक अपार्टमेंट की अगर आप बात करते हो तो उसको ब्रिक ब्रिक बहुत सारे ब्रिक मिलते हैं तब जा करके एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बन रही है. सिमिलरली ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या जरूरत है? बहुत सारी सेल्स की जरूरत है. ठीक है, बहुत सारी सेल्स की जरूरत है. एक सेल पेरेंट सेल है, वो डिवाइड करती है. दिस इज अ पेरेंट सेल. It will divide to give a two daughter cells. Then these daughter cells will become a parent cell and then they will divide. They keep on dividing. So cell division आज हम देखेंगे कि कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है. ओके, सो the sequence of events by which a cell duplicates its genome haploid set of chromosome. already we had discussed about it कि genome क्या है? haploid set of chromosomes है. chromosomes मैंने आपको पढ़ा रखा है. न्यूक्लियस के अंदर जीनोम डीएनए होता है. ठीक है, जीनोम डीएनए होता है. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. the sequence of events by which a cell duplicates its genome synthesizes the other constituents of the cell. सेल के बारे में, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या क्या सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. तो ये सारे, जब सेल डिवाइड कर रही है तो उसके अंदर का मटेरियल भी तो डिवाइड होगा. उसके अंदर का जो भी मटेरियल है, डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, जो भी सेल ऑर्गेनील्स हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं, वो भी क्या करेंगी? डुप्लीकेट होंगी, डिवाइड करेंगी. ओके, सो द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल. सो व्हाट इज सेल साइकिल? सेल cycle is the sequence of events that takes place for a parent cell to get divided into two daughter cells. all the events, जितने भी पूरे events हम पढ़ेंगे एक पूरी सेल साइकिल में, जो होता है 24 आवर्स की. ह्यूमंस में सेल साइकिल चलती है, बैक्टीरिया की 20 मिनट्स की चलती है, ईस्ट में 90 मिनट्स की चलती है. तो ये जितनी भी पूरी सेल साइकिल एक चल रही है, ये सारे जो इवेंट्स हैं जो एक एक करके हो रहे हैं. ठीक है, G1 फेज आएगा, G2 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, ये सब हम पढ़ेंगे. इस सारे फेज को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? ये जो सीक्वेंशियल इवेंट्स चल रहे हैं इनको सेल साइकिल कहते हैं. सेल साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. although why it is important? For growth, for reproduction, for repairing of tissues, for various activities. although cell growth in terms of cytoplasmic increase, cytoplasm ही तो बढ़ेगा. cell growth, although cell growth is a continuous process, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज. जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी सेल है उसका एक मेम्ब्रेन होगा, दैट इज नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन. दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. इस सेल मेम्ब्रेन, एक सेल है, कोई भी सेल, XYZ बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, सेल मेम्ब्रेन तो होना ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना है. सेल वॉल हो सकता है, नहीं हो सकता है. प्लांट सेल है तो होगा, बैक्टीरिया की सेल है तो होगा, कंपोजिशन अलग है, बट एनिमल सेल्स में नहीं होता. तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके बारे में पढ़ा है हमने, सारे मॉडल्स पढ़े हैं. ठीक है, और क्या होगा? ब्रेन ऑफ अ सेल. ब्रेन तो जरूरी है ना. तो ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ठीक है, न्यूक्लियस हो गया. और जेली लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया था, दैट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म. दैट इज साइटोप्लाज्म. and cytoplasm and nucleus collectively called as a protoplasm. प्रोटोप्लाज्म. तो ये जो सेल है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, जहाँ पे सारे के सारे सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी जो ग्रोथ है, वो जो अंदर का मटेरियल का जो ग्रोथ है, साइटोप्लाज्म का जो साइज बढ़ रहा है, वो तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए का जो डुप्लीकेशन होगा, वो जो है वो एक ही फेज पे होता है सेल के. ठीक है, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, जो हम आगे पढ़ेंगे, एस फेज. एस फेज में क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही फेज में होगा पूरी की पूरी सेल साइकिल में, दैट इज एट एस फेज होगा. ठीक है, एस फेज में होगा.
पढ़ेंगे अभी। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, इस तरीके से सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज होता है, फिर एम फेज होता है, और क्या होता है एट लास्ट पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में क्या पहुंच जाते हैं, डीएनए पहुंच जाते हैं, ठीक है। डीएनए पहुंच जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स चलता है, ठीक है। These events are themselves under the genetic control। ये सारे जितने भी इवेंट्स होंगे वो किसके अंडर होंगे, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होंगे, ठीक है। जेनेटिक कंट्रोल में के अंदर होंगे। और डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होगा, एस फेज में होगा। अभी सारे फेज एक एक करके पढ़ेंगे हम, ठीक है। इधर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमंस के सेल, ह्यूमन का जो सेल है, ठीक है, यूकैरियोट है, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में हम लोग, हायर मैमल्स हैं, ठीक है। सो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। तो कितना टाइम लगता है ह्यूमंस को की सेल को डिवाइड करने में, या एक यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करने में, दैट इज 24 आवर्स। ओके, ईस्ट कितना टाइम लेता है, 90 मिनट्स। ईस्ट इज व्हाट, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, एक्सेप्शनल है ये। ईस्ट इज द ओनली फंजाई दैट इज यूनिसेलुलर एंड ऑल अदर फंजाइज आर मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है, ठीक है। लेकिन ईस्ट कैसी है, यूनिसेलुलर फंजाई है। बैक्टीरिया को कितना मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है। बैक्टीरिया को किस क्लासिफिकेशन, आर्चिबुटिकस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मोनेरा किंगडम में रखा गया था। और ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ फंजाई, ईस्ट इज अ फंजाई। ओके, सो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखिए, दिस इज फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या क्या है, इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखेंगे हम, ठीक है। यही है पूरा सेल साइकिल, दिस इज व्हाट अ सेल साइकिल इज, ठीक है। पूरे सेल साइकिल के फेजेस देखते हैं। जब हम सेल की बात कर रहे हैं कि सेल डिवाइड कर रही है, सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये सारे फेजेस आते हैं उसके अंदर। क्या क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले जो सेल साइकिल है उसके दो फेजेस हैं, उसके दो फेजेस हैं। इंटरफेज होता है, इंटरफेज होता है, और कौन सा फेज होता है, एम फेज होता है। इंटरफेज और एम फेज, माइटोसिस फेज, माइटोटिक फेज, दिस इज द डिवाइडिंग फेज, दिस इज द डिवाइडिंग फेज। इसमें एक्चुअली जो सेल है वो क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। सॉरी, फेज, डिवाइडिंग फेज है। इंटरफेज का मतलब होता है इस फेज में, ये रेस्टिंग फेज कहलाता है, दिस इज अ रेस्टिंग फेज। बट रेस्टिंग फेज होने का मतलब ये नहीं है कि ये इनएक्टिव फेज है। एक्चुअल में दिस फेज इज अ वेरी वेरी एक्टिव फेज, ठीक है। ये इनएक्टिव नहीं, ये रेस्टिंग फेज है, क्योंकि यहाँ पे सेल क्या कर रही है, डिवाइड होने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हैं। जैसे आप किचन में जाते हो, आपको कुछ खाना बनाना है, तो आप पहले से उसके इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करते हो ना, कि हमें ये चाहिए, मार्केट जाते हो, वहाँ से सब लेकर आते हो। उसी तरीके से जब सेल को डिवाइड करना है तो सेल को नीड्स होंगी ना चीज़ों की, जैसे प्रोटीन्स चाहिए होंगे, ठीक है। प्रोटीन्स चाहिए, स्पिंडल फाइबर्स चाहिए, बहुत सारे, अभी हम आगे प्रोटीन्स पढ़ेंगे, इन सब की ज़रूरत होगी। तो इन सब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किस फेज में किया जाता है, किस फेज में ये बनती है, इंटरफेज में बनती हैं, ताकि डिवाइडिंग फेज क्या हो, आराम से हो सके, ठीक है। डिवाइडिंग फेज आके हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस जो हो रही है, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें कहाँ प्रिपेयर होती हैं, इंटरफेज में प्रिपेयर होती हैं। तो पूरी की पूरी जो सेल साइकिल है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। ये जो एम फेज है, अब ये एम फेज हो सकता है ये माइटोटिकली डिवाइड करे सेल, क्या करे, माइटोटिक डिवीजन करे, इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, बोलते हैं इसको, पढ़ेंगे आगे हम इक्वेशनल डिवीजन। या फिर ये कैसे डिवाइड करे, मियोटिकली डिवाइड करे, मियोटिक डिवीजन करे, जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सारे फेजेस के बारे में देखते हैं इस वाली स्लाइड में। इंटरफेज क्या है, देखिए ये सेल साइकिल बनाई गई है, 24 आवर्स सेल साइकिल, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके जो ये वाला फेज है, दिस होल फेज, ये इसमें देखिए ये जितना फेज है दैट इज नोन एज अ इंटरफेज। सबसे ज़्यादा जो ओवरऑल ड्यूरेशन होती है वो इंटरफेज की होती है, ओके। इंटरफेज सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, 1 आवर के अंदर ये माइटोटिक फेज 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। बाकी 23 आवर्स कौन ले रहा है, इंटरफेज ले रहा है। इंटरफेज G1 फेज सबसे पहले आता है, गैप 1 फेज, दैट इज गैप 1 फेज। G1 फेज इज गैप 1 फेज, ठीक है, गैप 1 फेज। इसके बाद आएगा S फेज, सिंथेटिक फेज, ठीक है। यहीं पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ सिंथेटिक फेज,
ठीक है, इसको सिंथेटिक फेज कहेंगे। फिर दिस इज द गैप 2 फेज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, ये सीक्वेंस चलता है, इसके बाद ये आता है। तो ये पूरी की पूरी सेल साइकिल है। ठीक है, G1 फेज जो होता है सबसे पहला फेज है, गैप 1 फेज है। इट टेक्स 11 आवर्स। ये कितना होता, कितने आवर्स का होता है? 11 आवर्स का होता है। ठीक है, सिंथेटिक फेज 8 आवर्स और गैप G2 फेज कितने आवर का होता है? 4 आवर्स का होता है, 4 to 6 आवर्स। ठीक है, 8 to 12 आवर्स, ऐसे 11 आवर्स का ये होता है, 8 आवर्स का ये, 4 to 6 आवर्स का ये होता है गैप 2 फेज। ओके, सो दिस इज इंटरफेज। इंटरफेज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। गैप 1 फेज है, मियोसिस सॉरी माइटोटिक के बाद आ रहा है, माइटोटिक के बाद आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं इसको? पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। और सिंथेटिक फेज के पहले आ रहा है तो इसको प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? प्री और पोस्ट का कंसेप्ट तो क्लियर है ना। अब ये अगर हमें G1 फेज का दूसरा नाम लिखा हो कि पोस्ट माइटोटिक फेज, तो आपके दिमाग में होगा कि माइटोटिक डिवीजन के तो बाद में आ रहा है, तो इसको आपने क्या कह दिया? पोस्ट माइटोटिक फेज। और एस फेज के पहले आ रहा है तो प्री। ओके, सो इसी तरीके से आप G2 को भी नाम दे सकते हो। एस फेज के बाद में, एस फेज पहले है और G2 फेज, एम फेज क्या है? बाद में है। ठीक है, सो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। एस फेज में याद रखना है आपको कि डीएनए सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट करेगा, दैट इज इन ड्यूरिंग एस फेज, एस फेज में करेगा। ठीक है, और एस फेज में एक और चीज होती है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है दैट इज एसोसिएटेड विद वन काइंड ऑफ स्पेशल प्रोटीन दैट आर नोन एज अ हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा, न्यूक्लियोसोम जो बनता है उसमें ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यूकैरियोटिक डीएनए का फीचर है कि यूकैरियोटिक डीएनए इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2A, H2B, H3, H4। याद आ रहा होगा आपको, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, उसके अराउंड जो डीएनए है वो क्या कर जाता है? रैप्ट कर जाता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ न्यूक्लियोसोम। डीएनए पैकेजिंग में आपने पढ़ा होगा 11 नैनोमीटर का साइज हो जाता है। ओके, फिर G2 फेज आता है। G2 फेज तो प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स जो चाहिए, आरएनए एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, सेल ऑर्गेनील्स की सिंथेसिस होती है, डुप्लीकेशन होता है, सारे प्रोसेस होते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशंस के लिए जो जो प्रोटीन्स चाहिए, बहुत सारी प्रोटीन्स की जरूरत होती है, एंजाइम्स की जरूरत होती है। और एंजाइम किससे बने हैं? प्रोटीन से बने। तो इस फेज के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, दैट विल द रिक्वायरमेंट्स विल फुलफिल बाय दिस फेज। ये फेज वो प्रिपेयर करेगा, तभी तो इस फेज में एंटर करेगी सेल। ओके, तो एस फेज से फिर G2 फेज में जाती है एंड देन फाइनली इट गोज इनटू डिवाइडिंग फेज। अब ये जो पूरा फेज है, दैट फेज एज अ प्रिपरेटरी फेज, ये प्रिपेयर कर रही है सेल खुद को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं इस फेज में। तो अब यहाँ पे जब प्रिपरेशन हो गया कि अब सेल डिवाइड करने के लिए एकदम रेडी है, G2 फेज तक पहुंच गई, अब यहाँ पे माइटोसिस की फेज आएगी, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन डिवाइडिंग फेज में एंटर करेगी सेल, जिसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में ये 4 फेजेस फिर से आते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये जो सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस में आपको पूरी सेल साइकिल याद रखनी है। सबसे पहले G1 फेज आएगा, कभी सबसे पहले G2 फेज नहीं दिखेगा आपको। सबसे पहले हमेशा कौन सा फेज आएगा? G1 फेज आएगा, विच इज फॉलोड बाय द सिंथेटिक फेज। देन द सेल विल गो इन G2 फेज, गैप 2 फेज, एंड देन द M फेज, दैट इज डिवाइडिंग फेज। ओके, और M फेज में भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, उसके बाद क्या डिवाइड करती है? साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस से। ठीक है, तो ये पूरी जो फेजेस है सेल साइकिल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये फेजेस सारे याद होने चाहिए। इंटरफेज और एम फेज के अंदर क्या क्या फेजेस हैं वो सारे याद होने चाहिए। अब हम एक एक करके सारे फेजेस के बारे में देखते हैं। सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 फेज, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज। माइटोसिस फेज, माइटोसिस फेज में कोई भी डिवीजन हो सकता है, माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इंटरफेज में कितने फेजेस हैं। इंटरफेज को 3 फेज में डिवाइड किया गया, गैप 1 फेज, synthesis phase and gap 2 phase. Gap 1 phase, synthesis phase and gap 2 phase. Okay, the interphase though called as a resting phase, the interphase though called as a resting phase, but is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. Orderly manner term use हो रहा है, sequential events होते हैं।
ठीक है। ये नहीं कि पहले सेल डिवाइड कर जाएगी, डिवीजन फेज हो जाएगा, उसके बाद प्रिपरेटरी फेज होगा, जी नहीं। तो कुछ भी करना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए पहले चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर वो बनेगा ना, ठीक है। तो इस तरह सेल को डिवाइड करना है, एम फेज में जाना है, तो उससे पहले सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अब डिवीजन करना है, इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए होगा, ठीक है। सो इंटरफेज दो कॉल्ड एज ए रेस्टिंग फेज, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज एंड वेरी एक्टिव फेज। ओके, रेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि रेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये रेस्टिंग फेज में जरूर है, बट ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव फेज है। ओके, सो इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जीवन फेज करिस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जीवन फेज क्या है? जीवन फेज इंटरवल है बिटवीन माइटोटिक फेज, याद आ रहा है, माइटोटिक फेज और एस फेज के बीच का। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। तो ये जो जीवन फेज है, गैप वन फेज है, वो क्या है? इंटरवल है। मतलब किसके किसके बीच का फेज है ये? किसके किसके बीच का फेज है? देखिए, जीवन फेज एम फेज और एस फेज के बीच का फेज है कौन? जीवन फेज, ठीक है। एस फेज पूछे आपसे तो जीवन और जी2 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, जी2 फेज एस और एम फेज के बीच में लाई कर रहा है। तो आप ये सारी चीजें याद रखिएगा कि किसकी किसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा फेज पूछ रहा है। सो जीवन फेज क्या है? गैप वन फेज है, corresponds to the interval between mitotic phase and initiation of DNA replication. DNA का replication S phase में होता है. During G1 phase, the cell is metabolically active. देखिए, metabolically active G1 phase में पूरे के पूरे इंटरफेज में जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव ही रहती है। रेस्टिंग फेज जरूर कह रहे हैं, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है ये, एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इस डीएनए। जीवन फेज में कभी भी रेप्लिकेशन नहीं होता, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा। इसके लिए चीज़ें प्रिपेयर जरूर होंगी जीवन फेज में, लेकिन रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? हमेशा एस फेज में होगी, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी पोस्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद, तो पोस्ट माइटोटिक और प्री सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज एस फेज से पहले, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं, या इसको और क्या नाम दे सकते हैं? प्री सिंथेटिक फेज कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनील्स डुप्लीकेट्स इन दिस फेज। ज़्यादातर जितनी भी सेल ऑर्गेनील्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सबका जो डुप्लीकेशन होता है वो किस फेज में हो जाता है? सेंट्रियोल्स वगैरह वो किस फेज में डुप्लीकेट कर जाती हैं? वो जीवन फेज में क्या हो जाती हैं? डुप्लीकेट कर जाती हैं। दैट इज गैप वन फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, या फिर आप इसको क्या बोलोगे? प्री सिंथेटिक फेज बोलोगे। ओके, सो नाउ एस फेज आ जाते हैं। और जीवन फेज कितने कितने आवर का होता है? टाइम जरूर याद रखिएगा, 11 आवर्स का होता है टोटल जीवन फेज। दैट इज गैप वन फेज टेक्स 11 आवर्स और होल इंटरफेस कितना टाइम लेता है? ये 11 आवर्स। सबसे बड़ा फेज कौन सा फेज है? इंटरफेज तो है ही, लेकिन इंटरफेज में भी सबसे बड़ा फेज कौन सा है? जीवन फेज है। ओके, देन एस फेज, देन G2 फेज, देन एम फेज। ओके, एस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, सॉरी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? तो द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, डीएनए डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो एस फेज किस फेज में? एस फेज में क्या है? डीएनए की सिंथेसिस होती है। वेरियस एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। पर सेल जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है इस फेज में। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C, अगर इनिशियल अमाउंट किसी सेल में डीएनए का 2C है, ठीक है, तो ये जब डिवाइड कर जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी सेल, सॉरी डिवाइड नहीं, जब डुप्लीकेट हो जाएगा डीएनए तो इसका कंटेंट कितना हो जाएगा? इट इंक्रीजेस टू 4C, डबल हो जाएगा। ओके, हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। डीएनए का नंबर जरूर बढ़ रहा है पर क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। ओके, डीएनए का नंबर बढ़ेगा पर क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इफ द सेल हैड हैप्लॉइड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट जीवन फेज, समझिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग दिस टाइम क्या कह रहे हैं? डीएनए का जो अमाउंट है, अगर किसी सेल में 2C है तो डीएनए का अमाउंट तो 4C हो जाएगा, बट क्रोमोसोम का नंबर
नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्रोमोसोम एज इट इज रहेगा, मतलब जितना क्रोमोसोम G1 फेज में था उतना ही क्रोमोसोम किस में रहेगा, S फेज में भी रहेगा। अगर कोई सेल हेप्लॉइड है, 23 पेयर्स ऑफ 23 क्रोमोसोम्स है, तो उसका G1 फेज में भी 23 रहेंगे, S फेज में भी 23 रहेंगे। और अगर 46 से डिप्लॉयड कोई सेल है तो वो आफ्टर S फेज भी वो सेल क्या रहेगी, डिप्लॉयड रहेगी। लेकिन डीएनए का नंबर, डीएनए का जो कंटेंट है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आगे चल के सेल को एक सेल से 2 सेल्स बनानी है। तो अगर डीएनए का कंटेंट डबल नहीं हुआ तो फिर कैसे इक्वल प्रोपोर्शन में डीएनए जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन डीएनए तो बचेगा ही नहीं, डीएनए तो बचेगा ही नहीं ना ट्रांसफर होने के लिए। दैट्स व्हाई द डुप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेप्लिकेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन होल सेल साइकिल। सो in animal cells during the S phase DNA replications begins in the nucleus। कहाँ होगा डीएनए रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस में ही तो होगा। कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। क्यों न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि जीनोमिक डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ब्रेन ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ओके, नियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस फेज। हिस्टोन प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो किस फेज में होती है, एस फेज में होती है। ओके, नाउ ड्यूरिंग द G2 फेज, नाउ गैप 2 फेज, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। क्या कह रहे हैं, गैप 2 फेज में सेल अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि अब इसको किस फेज में एंटर करना है, अब इसको डिवाइडिंग फेज में इसके बाद एंटर करना है। तो ये अपने आप को पूरी तरीके से, जो भी कमी रह जाती है G1 S फेज की, वो कहाँ पूरी हो जाती है, G2 फेज में आके सेल अपने आप को एकदम प्रिपेयर कर लेती है, क्योंकि अब तो ये बाउंड है कि अब इसको डिवाइड करना ही करना है। अब देखिए एक और फेज हम पढ़ेंगे G0 फेज के बारे में, क्विसेंट स्टेज कहते हैं जिसको ऑफ द सेल साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, जैसे हार्ट की सेल्स हो गई, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन, जो डिवाइड नहीं होना चाहती, जो डिवीजन नहीं शो करती, जैसे हार्ट सेल। तो ये जो हार्ट की सेल हैं, एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड्स ओनली ओकेजनली, दीज सेल्स ओनली डिवाइड ओकेजनली, ये डिवाइड करती हैं एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। ये सेल्स तभी डिवाइड करती हैं जब इन सेल में कोई इंजरी हो गई हो, कोई सेल को रिपेयरिंग की ज़रूरत हो या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, देन दीज सेल्स विल अंडरगो द डिवीजन, अदरवाइज दे विल नॉट डिवाइड। ओकेजनली ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सेल्स का क्या होता है, ये सेल्स फिर किस स्टेज में एंटर करती होंगी, देखेंगे दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, जो सेल को डिवीजन नहीं करना है वो सेल क्या करती हैं, एग्जिट कर जाती हैं G1 फेज में टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड एज अ क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। G1 फेज से अगर S फेज में सेल चली गई तो इसका मतलब ये जो सेल है अब ये बाउंड हो गई है कि इसको अब डिवीजन करना ही करना है। लेकिन जिन सेल को डिवीजन नहीं करना है वो G1 से S फेज में ना जा करके G1 से किस फेज में चली जाती हैं, G0 फेज में एंटर कर जाती हैं। और अगर G0 फेज में एंटर कर गई इट मीन्स दे आर इन क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। क्विसेंट स्टेज में इनएक्टिव है, मतलब कि सेल डिवाइड नहीं करेगी। ओके, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। नो लॉन्गर प्रोलिफरेट मतलब नो लॉन्गर दे विल नॉट शो एनी डिवीजन अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि इनको डिवाइड करनी है कि नहीं करनी है। तो आपको क्या याद रखना है कि कुछ सेल्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, डिवीजन नहीं करती, G1 फेज को एग्जिट करके कौन से फेज में एंटर करती हैं, G0 फेज में एंटर कर जाती हैं। क्विसेंट स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है, क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे ये रहती हैं, तब तक रहती हैं जब तक इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है डिवीजन की। ओके, देन आफ्टर अगर इनको रिक्वायरमेंट है तो देन दे विल एंटर इन द S फेज एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग। ओके, सो अब लास्ट फेज कौन सा है, डिवीजन फेज, M फेज जिसको कह रहे हैं। सो M फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव M फेज। क्या कह रहे हैं, इंटरफेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो M फेज, दो डिवाइडिंग फेज के बीच का फेज क्या है, इंटरफेज है। दो डिवाइडिंग फेज के दो डिवीजन, अगर कोई सेल साइकिल चल रही है, एक सेल साइकिल कंप्लीट हो, ठीक है, M फेज आया, फिर M फेज के बाद इंटरफेज आया, फिर M फेज आएगा, फिर इंटरफेज M फेज। तो दो सक्सेसिव M फेज के बीच का जो फेज है दैट इज इंटरफेज। It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour.
सिर्फ 1 घंटे में पूरी की पूरी सेल डिवाइड कर जा रही है, लेकिन उसको अपने आप को प्रिपेयर करने में 23 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो एम फेज कुल मिला के 1 ही आवर का है, 24 आवर्स में से 1 आवर का ही है। बाकी फेजेस में इंटरफेज चल रहा है, 11 आवर्स का G1 फेज चल रहा है, 8 आवर का S फेज चल रहा है, 6 आवर्स का 6 to 4 आवर्स का G2 फेज चल रहा है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो सबसे लार्जेस्ट फेज आपसे कोई पूछे सेल साइकिल का क्या है, तो दैट इज द इंटरफेज। मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होती है ये, सबसे ज्यादा एक्टिव फेज कौन सी है, इंटरफेज है। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। अब एम फेज को भी 2 में डिवाइड कर देते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। So M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of a daughter chromosomes, karyokinesis बोलेंगे इसको, and usually ends with the division of cytoplasm, that is the cytokinesis. Okay, so पहला फेज कौन सा आएगा M phase में भी, कैरियो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब डिवीजन, एक न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाती है। आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन देन द सेल विल अंडरगो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में अलग तरीके से होती है, प्लांट सेल्स में अलग तरीके से होती है। सो ये पूरा का पूरा क्या था, एम फेज की बात थी। सो सेल डिवीजन जो हमने पढ़ा, सेल डिवीजन की अगर बात करें तो इसमें 2 फेजेस हैं सेल के डिवीजन के। एक आता है इंटरफेज और एक क्या है, एम फेज, जिसको क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेज में तीन फेज आते हैं, G1 फेज, गैप 1 फेज, ठीक है, S फेज और G2 फेज, गैप 2 फेज। ओके, एम फेज में 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और कौन सी होती है, साइटोकाइनेसिस। ओके, अब ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर फिर से 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and last one is telophase. Telophase is followed by cytokinesis. Okay, G1 phase is known as gap 1 phase, ठीक है। G2 phase is gap 2 phase. This is a synthesis phase. इसी फेज में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन, इंटरफेज, रेस्टिंग फेज, एम फेज, डिवाइडिंग फेज, ठीक है। इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज बट मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फेज। बट मेटाबॉलिकली ये सारे फेज क्या हैं, वेरी एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। ये टोटल सेल साइकिल का जो 24 आवर्स की सेल साइकिल है ह्यूमंस में, उसमें ये टोटल कितना टाइम ले रहे हैं, 1 आवर का। बाकी 95% जो है सेल साइकिल का टाइम वो कौन ले रहा है, इंटरफेज, 11 आवर्स, 8 आवर्स एंड 6 आवर्स, 4 to 6 आवर्स कौन है, G2 फेज है। तो ये जो सीक्वेंस है सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, इसी सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। हमने आज के सेशन में इंटरफेज के बारे में स्टडी कर लिया, और एक और फेज आता है, कुछ सेल्स जिनको डिवीजन नहीं करना है वो क्विसेंट स्टेज में चली जाती हैं, एग्जिट कर जाती हैं G1 फेज को, एंड G0 स्टेज में, क्विसेंट स्टेज में क्या करती हैं, एंटर कर जाती हैं, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने इस सब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम एम फेज के बारे में पढ़ेंगे, माइटोटिक फेज के बारे में पढ़ेंगे, पूरी कैरियोकाइनेसिस कैसे होती है, प्रो फेज कैसे होता है, मेटा फेज में क्या चेंजेस आते हैं, एना और टीलो फेज में क्या चेंजेस आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।